नमस्कार, मैं हूँ माधुरी विदे, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय महाविद्यालय सांवेर से। आप सबका स्वागत है और आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे, कर प्रशासन एवं कर अनुपालन, यानी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स कंप्लायंसेस। आज के लेक्चर में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि भारत में टैक्सेशन या कराधान किस तरीके से लिया जाता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का अनुपालन कैसे होता है, अभी आज के ज़माने में जो नए नए एडवांसेस टेक्निक्स आई हैं वो कौन सी यूज़ हो रही है हमारे टैक्स में, हम इनके सुधार क्या हुए हैं अभी तक कर प्रशासन में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब है कि आज के लेक्चर ख़त्म होने तक आप किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि हम देखेंगे कि कुछ प्रमुख कर प्राधिकरण हैं, कुछ कर से रिलेटेड कुछ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कर जो है उसके कंप्लायंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, किस तरीके से ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है और हमारे भारत में सुचारू रूप से कर धन का प्रचालन करती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स कंप्लायंसेस की बात करेंगे तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स होता क्या है या टैक्सेशन का मतलब क्या है। हम सभी जानते हैं कि टैक्स जो है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ये आपको देना ही है, ये सभी के ऊपर कंपल्शन है, इसमें किसी की मर्ज़ी का नहीं है। आपको इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, आप जिस भी व्यापार से जुड़े हैं या आप जिस भी संस्था से जुड़े हैं, वहाँ पे अगर आपको इनकम मिल रही है या आपको किसी भी तरीके से अर्निंग हो रही है तो आपको टैक्स देना है। तो टैक्स होता क्या है और टैक्स का यूज़ कैसे होता है। जो टैक्स है या जो कर है वो हमारी भारतीय जो सरकार है, जो हमारी भारत की सरकार है, वो या तो किसी इंडिविजुअल से, यानी कि कोई सर्विस कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, या वो अपने सर्विस सेक्टर में कुछ काम कर रहा है, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है या टीचर है, वो और उसके साथ साथ जो बिज़नेस है उन सब से टैक्स लेती है और उस टैक्स का उपयोग कहाँ करती है, उस टैक्स का उपयोग करती है हमारे डेवलपमेंट में, कंट्री के विकास में, रोड्स बनाने में, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ाने में, रेलवेज़ के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए और एजुकेशन के लिए यूज़ करती है, हेल्थ केयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए ये पैसा यूज़ किया जाता है और इस पूरी प्रोसेस को हम टैक्सेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में टैक्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने दिखाया है टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर क्या है, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट की बात आती है, पर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में हम ये देखेंगे कि जो अप्रत्यक्ष कर है वो हमारे रेवेन्यू पे लगाया जाता है। रेवेन्यू का मतलब क्या है, आप अगर किसी चीज़ में खर्चा कर रहे हैं तब आपको अप्रत्यक्ष कर देना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जीएसटी की बात कर रहे हैं। अब यदि आप किसी शॉप पे गए और आपने कोई सामान खरीदा है तो आपको उस सामान पे टैक्स देना है, यानी कि आपने कुछ खर्चा किया है, उस पर आपने जीएसटी दिया है। अब अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि जब आपने किसी दुकान से सामान खरीदा है तो उस सामान पे आपने जो टैक्स दिया है वो आपके बदले में जो दुकान का जो मालिक है वो गवर्नमेंट को देगा। ये अप्रत्यक्ष कर हो गया। हम प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, यानी कि ये उन लोगों पे लिया जाता है। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो हमारा आयकर या इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। प्रत्यक्ष कर में हम ये कह सकते हैं कि पहले टैक्स कट जाता है, उसके बाद आपको आपकी सैलरी मिलेगी। आप सभी को पता होगा, अगर आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो वो पहले से ही टैक्स काट के ही आपको सैलरी मिलेगी। ये मेन अंतर हुआ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में। अब अगर हम एग्जांपल देखें तो प्रत्यक्ष कर में सबसे पहले आएगा इनकम टैक्स या आयकर, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं या जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है उन पे टैक्स लगता है। अगर आपकी कुछ अर्निंग एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद हम कैपिटल गेन या पूंजीगत लाभ कर की बात करें अगर, तो कैपिटल गेन जो है ये टैक्स कैपिटल गेन पे लिया जाता है, यानी कि अगर आपने आपका कोई भी एसेट्स
यानी कि आपकी कोई भी संपत्ति बेची है और उस पे आपको लाभ हुआ है तो उस लाभ के ऊपर आपको टैक्स देना है। ये आपकी ज़मीन हुई, कोई लग्जरियस प्रोडक्ट हुए अगर उस पे आपको लाभ हुआ है, शेयर मार्केट में अगर आपने शेयर्स लिए हैं, म्यूचुअल फंड लिए हैं, उन पे अगर आपको लाभ हुआ है तो वहाँ पे आपको कैपिटल टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स या वैकल्पिक न्यूनतम कर। जो बिज़नेस होते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि किसी भी तरीके का व्यापार करती हैं, उनको बहुत सारे एग्जम्पशन मिलते हैं, पर भारत सरकार ये ने तय किया है कि अगर उन्हें एग्जम्पशन मिलते हैं उसके बाद भी उनको एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट का टैक्स देना ही है, सारे एग्जम्पशन के बाद भी, ये वो टैक्स है। उसके बाद हम अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो हमारा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सभी को पता है कि जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, यानी कि वस्तु एवं सेवाओं पे लगता है। दूसरा हमारा है कस्टम ड्यूटी। अब अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी टैक्स जो है इसकी अलग अलग रेंज है। अगर आप सर्विस फर्म हैं तो आपको 20 लाख रुपए अगर आपका रेवेन्यू हर साल का बन रहा है तो आपको जीएसटी नंबर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप गुड्स में हैं, यानी कि अगर आपका जो व्यापार है वो वस्तुओं में है, तो वहाँ पर आपको जो है 40 लाख रुपए तक अगर आपका रेवेन्यू है साल भर का तो आपको जीएसटी नंबर लेके वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अंदर एक टैक्स और हुआ करता था जिसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए जीएसटी के अंदर ही इंक्लूड हो गया है। अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लाइंसेस। पहले हम ये देखें कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लाइंसेस में अंतर क्या है। अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लाइंसेस दोनों एक ही तरीके के दिखते हैं, पर जब हम डीप जाएंगे तो इन दोनों में हल्का सा अंतर है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेगुलेशंस बनाता है, रूल बनाता है, कोऑर्डिनेशन करता है, डायरेक्ट करता है कि किस तरीके से, अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है। कंप्लाइंसेस जो है, कंप्लाइंसेस बताता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन बने हैं उसको ठीक तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा है तो क्या एक्शन लेना चाहिए और किस तरीके से रूल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कंप्लाइंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जो हैं एक दूसरे के पहलू हैं, और हम ये कह सकते हैं कि कंप्लाइंसेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक भाग है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है तो कंप्लाइंसेस जो है उसको सपोर्ट देता है, उसके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं तो कंप्लाइंसेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक फ्रेमवर्क देता है कंप्लाइंसेस को कि किस तरीके से काम किया जाए। अब हम बात करते हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या कर प्रशासन की। जब हम हमारे भारत में बात करते हैं तो हम देखें कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या कर प्रशासन के क्या काम है। सबसे पहला काम है कि उसे करदाताओं को सेवा देना है। हमारा जो टैक्स पेयर है, जो भी हमारा टैक्स पे कर रहा है, उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएं। किस तरीके से कि उसे प्रॉपर गाइडेंस मिले कि किस तरीके से उसको टैक्स पे करना है, किस तरीके के फॉर्म भरना है। जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड किस तरीके से बनेगा, या जीएसटी नंबर है तो जीएसटी किस तरीके से बनेगा, कहाँ पे होगा, कितना % कर रहा है, क्या, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। दूसरा है कि जो हमारा टैक्स है, हमने जो टैक्स पे किया है उसका वेरिफिकेशन हो कि हाँ जो टैक्स पे हुआ है वो सही से हुआ है। हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं जब इनकम टैक्स में या जीएसटी में, तो वो रिटर्न प्रॉपरली फाइल हुआ है या नहीं हुआ। अगर ज़्यादा अमाउंट हमने टैक्स पे कर दिया है तो वो हमें वापस मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरीके से प्रोसेस होगी, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उसके बाद जो हमारा और हम देखेंगे जो टैक्स पेयर है उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन जो है वो हमारा टैक्स पेयर है, उसका रजिस्ट्रेशन करना। जैसे मैंने आपको बताया पैन कार्ड बनाना, जीएसटी नंबर देना, ये सब रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन जो है, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना कि हमारे पास हमारे भारत में कितने लोगों की सैलरी टैक्सेबल हैं, कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करना, ये भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। उसके बाद हम देखेंगे सर्वे करना, अलग अलग तरीके के सर्वे करना, ये भी हमारा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। उसके बाद सर्च करना और जब्ती करना या तलाशी लेना। अगर कहीं हमें पता चल रहा है कि टैक्स की चोरी हो रही है तो उसको सर्च करना और उसकी तलाशी लेना या जब्ती करना, ये सारे काम जो है वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। सारी अकाउंटिंग का, जितने भी अकाउंटिंग है हमारे देश में चल रही, इन सारी अकाउंटिंग का लेखा जोखा करना भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है।
इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या भारत में कर प्रशासन किस प्रकार से होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि भारत में 2 तरीके के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसी तरीके से इनका प्रशासन भी होता है। जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी 2 प्रकार से होता है, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एवं इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशन है। एक है हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT, दूसरा है हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि ITD। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, एंड दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये हम इस तरीके से ये चारों जो संस्था हैं वो मिलके काम करती है और हमारे यहाँ पे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करती हैं। अब हम इन चारों संस्थाओं के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। अब हम CBDT की बात करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। वो वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग है जिसके अंदर हमारा CBT काम करता है। ये हमारा एक्ट था 1963 एक्ट के तहत बनाया गया है। ये प्रत्यक्ष करों का मूल्यांकन करता है, संग्रहण करता है और उससे रिलेटेड नीतियाँ बनाता है, यानी उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाता है। प्रत्यक्ष कर को किस तरीके से कलेक्ट करना है, उसका वेरिफिकेशन करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करता है। अगर हम CBDT की संरचना देखें, यानी कि हम इसका कंपोजिशन देखें कि किस तरीके से CBDT बनता है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हमारा अध्यक्ष होता है यानी कि चेयरपर्सन, उसके बाद ये सारे मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं। जैसे कि मेंबर होता है एक इनकम टैक्स के, दूसरे होता है एक मेंबर हमारा लेजिस्लेशन से, एक मेंबर होंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, एक मेंबर होंगे हमारे ऑडिट एंड जुडिशियल से, एक मेंबर होंगे हमारे टैक्स पेयर एंड सर्विस से, और एक मेंबर होंगे हमारे सिस्टम एंड फेसलेस जो हमारा असेसमेंट स्कीम चलती है उसके अंदर। ये इस तरीके से हमारा CBDT का कंपोजिशन है और ये सारे मिलके मेंबर्स मिलके अपना अपना काम करते हैं और ये सारे मेंबर्स मिलके टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इंडिया में करते हैं। अब हम देखते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या आयकर विभाग के बारे में। अब हम पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयकर विभाग क्या करता है। हमें पता है कि आयकर विभाग जो आयकर होता है यानी कि इनकम टैक्स है उससे रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशन लाता है और एवं उसका कलेक्शन करता है। तो आयकर विभाग जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1922 के अधीन बना है। आयकर विभाग क्या करता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। किससे रिलेटेड, प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड। किसके अंडर गाइडेंस ऑफ CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर काम करता है। ये क्या करता है, कंडक्ट करता है असेसमेंट, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन। किस चीज़ का, आयकर का, इनकम टैक्स का असेसमेंट करता है कि एक जो इनकम टैक्स पेई है उसका कितना टैक्स बन रहा है साल भर में, उसको इन्वेस्टिगेट करता है। अगर कहीं पे चोरी होती है कर की तो उसका इन्वेस्टिगेशन भी होता है और सारे जितने भी इनकम टैक्स अकाउंट होते हैं ऑडिट होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ये राइट होता है कि वो कभी भी कहीं पे भी किसी के पास भी जाके उसके अकाउंट्स की चेकिंग कर सकता है, उसके अकाउंट का ऑडिट कर सकता है। इसके बाद हम देखें क्या करता है, पैन कार्ड इशू करता है। पैन कार्ड ये किसी इशू करता है जो कि हमारा टैक्स पेयर है उसे पैन कार्ड इशू करता है। ये करता है कि अगर कहीं पे कर चोरी हुई है तो उसका पता लगाता है। कहीं कर चोरी का मतलब अगर किसी को 10,000 रुपये पे करना है टैक्स में, वो कुछ किसी भी तरीके से कुछ इनलीगल डॉक्यूमेंट्स लगा के या कुछ नकली फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के उसने अपना कर माफ़ करवा लिया, इसको हम कर चोरी बोलेंगे। या उसको पे करना था टैक्स, उसने नहीं पे किया तो उसे हम कर चोरी बोलेंगे। तो ये कर चोरी का इन्वेस्टिगेशन करता है और अगर कहीं पे कर चोरी पकड़ी जाती है तो उनको प्रोसीडिंग करेगा। उसके बाद अगर ऐसा होगा कि उसके बाद भी कर नहीं भरा हुआ है तो छापा मार सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके घर पे, ऑफिस में, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। जो डबल टैक्स सिस्टम है उसको अवॉइड करने के लिए ये अपने जो एग्रीमेंट है हमारा DTAA उसको इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद क्या करता है, जो रिबेट्स होती हैं हमारे इनकम टैक्स में उसको प्रोसेस करता है और फाइन इम्पोज करता है। किसको, वही जो मैंने आपको बताया कि अगर कर चोरी हुई है तो वहाँ पे अगर आपने, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टैक्स पे नहीं किया है तो सीधा आपके घर पे छापे हो जाएंगे। पहले आपके ऊपर फ़ाइन होगा और भी प्रोसेस होंगी, आपको बार बार इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर उसके बाद भी आपने इनकम टैक्स नहीं भरा है तो उसके ऊपर फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की होगी। वो भी कौन करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर हम देखें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्या रोल हैं
तो हम ये देखेंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 3 तरीके के रोल होते हैं। एक पहला होता है हमारा रोल एडवाइजरी रोल या सलाहकार की भूमिका निभाता है। दूसरा होता है रेगुलेटरी यानी कि नियामक, और तीसरा होता है हमारा एजुकेशनल। अगर हम सलाहकार की बात करें तो इनकम टैक्स जो है समय समय पे सलाह देता है, गवर्नमेंट्स को सलाह देता है। अगर उसके कोई टैक्स पे ही है, उन्हें किस तरीके की सलाह चाहिए तो वो भी सलाह दी जाती हैं। जो हमारे यहाँ की अलग भारत सरकार की अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, उन्हें भी सलाह देता है। रेगुलेटरी फ्रेम की बात करें, रेगुलेटरी रोल की बात करें तो रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आयकर से लेके वो बनाता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है। अगर कहीं पे भी उनके रेगुलेशन और रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं तो उन पे एक्शन लेता है। इस तरीके से रेगुलेटरी रोल हो गया। अगर हम एजुकेशनल रोल की बात करें तो एजुकेशनल रोल का मतलब है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो आयकर को लेके जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं उनको शिक्षित करता है कि सभी को आयकर पे करना चाहिए, कितना पे करना चाहिए, किस हिसाब से पे करना चाहिए, इन सब के बारे में शिक्षित करता है। और आपको मैं एक बात और बताऊं, इनकम टैक्स की अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इनकम टैक्स में पूरी की पूरी इनके लेक्चर्स बने हुए हैं जिसमें आपको पूरी पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से टैक्स पे करना है, किस तरीके से पैन कार्ड के लिए आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको रिटर्न फाइल करना है। ये सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं, अवेयरनेस कैंप चलाता है इनकम टैक्स, उसकी भी सारी डिटेल्स आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इस तरीके से वो शैक्षणिक रोल भी करता है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। अभी हमने इसके पहले पढ़ा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जब हम बात कर रहे हैं, हमने बात की कि 1964 में ये बना था। इसके पहले जब था, ये दोनों बोर्ड जो हैं वो एक ही थे। जब हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट आया तब इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। अब ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हम जानते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी। सिंपल भाषा में कहा जाए तो हम आम भाषा में इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी के नाम से ही जानते हैं। तो ये क्या करता है, ये भी हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की ये जो हमारे प्राधिकरण है ये जो है मिलके काम करते हैं। ये क्या करता है, जीएसटी और जो उत्पादन शुल्क है यानी कि हमारी जो कस्टम ड्यूटी और जीएसटी है उसको लेके उसका प्रशासन करता है। ये जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन सब से जितनी भी रिलेटेड इनसे रूल्स और रेगुलेशन होती है वो बनाता है और उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्मगलिंग को प्रिवेंट करता है। स्मगलिंग हम जानते हैं कि कोई इनलीगल चीज़ों को हमारे देश में लाना या बिना टैक्स भी पे करे चीज़ों को हमारे देश में लाना, उसको स्मगलिंग बोलेंगे। तो उसको ये प्रिवेंट करता है। इसके बाद हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो हमारा है जीएसआईएन। अब हम जीएसआईएन की बात करेंगे। जीएसआईएन जो है एक तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म है। ये क्या करता है, हम इसमें रिटर्न फाइल करते हैं, हम इसके अंदर पेमेंट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी हुआ, कस्टम ड्यूटी, उसके लिए। ये हमारा जो एक यूनिक प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म है पर ये यूनिक प्लेटफॉर्म है और ये पहली बार इस तरीके का प्लेटफॉर्म बना है टैक्सेशन के लिए। इसके अंदर आपको स्टेट और सेंट्रल के जितने भी प्रारूप होते हैं वो सब एक जगह मिलेंगे। तो हमारा जो टैक्स पेयर है उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है। ये बहुत ही मजबूत आईटी जो स्ट्रक्चर है उस पर बना हुआ है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर होता है कि हमें बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, जीएसटीएन फॉर्म भरना पड़ता है अगर हमें रेगुलर हर महीने में, इस तरीके से जीएसटी, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है। पर ये बहुत ज़्यादा हम ये बोल सकते हैं कंपोस्ट है। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को जीएसटी से लेके कोई भी सर्विस की ज़रूरत है तो वो इस प्लेटफॉर्म पे जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। अभी तक सबसे पहले हमने पढ़ा था टैक्सेशन क्या होता है, कितने टाइप के टैक्सेशन होते हैं, भारत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है टैक्स का। हमने सीबीडीटी और सीबीआईसी, जीएसटीएन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सा जो कर है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं है भारत में। इनकम टैक्स यानी कि आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और कैपिटल गेन टैक्स एंड पूंजीगत लाभ टैक्स। तो इसमें से हमें पता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है।
इसके बाद दूसरा प्रश्न है, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग इनकम टैक्स इन इंडिया, यानी कि आयकर के प्रशासन के लिए कौन सा प्राधिकरण जो है भारत में जिम्मेदार है। तो हमने सबसे पहला है CBIC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि SEBI। इसका जो सही जवाब है हम सबको पता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तीसरा प्रश्न है, विच इज़ द ड्यू डेट फॉर द इंडिविजुअल फॉर देयर इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि हमें जो इनकम टैक्स ITR फाइल करना होता है, व्यक्तिगत एक व्यक्ति है उसके लिए उसकी अंतिम तिथि क्या है, 31 मार्च, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर या 31 दिसंबर। तो व्यक्तिगत के लिए 31 जुलाई होती है और अगर कोई बिजनेस है तो उसके लिए 31 अक्टूबर होती है। इसके बाद व्हाट इज़ द मिनिमम टर्नओवर रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी GST रजिस्ट्रेशन फॉर बिजनेस इन डील इन गुड्स, यानी कि अगर कोई माल से संबंधित व्यवसाय कर रहा है तो उसके लिए मिनिमम पंजीयन के लिए न्यूनतम जो टर्नओवर है उसका कितना होना चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख या 50 लाख। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर सर्विस में है तो उसके लिए 20 लाख और अगर गुड्स में है तो उसके लिए 40 लाख मिनिमम होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच GST रिटर्न फॉर्म इज फिल्ड मंथली, क्वार्टरली, आउटवर्ड सेल्स स्टेटमेंट, यानी कि जो बाहरी बिक्री होती है हमारी GST रिटर्न में, तो मंथली यानी कि मासिक और त्रैमासिक रूप से कौन सा फॉर्म भरना होता है, GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 9 एंड GSTR 4। तो इसका सही जवाब है GSTR 1। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं टैक्स कंप्लाइंसेस इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको टैक्स कंप्लाइंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में अंतर बताया है कि दोनों जो है अगर हम ब्रॉड वे में देखेंगे तो दोनों एक ही हैं, पर अगर हम अंदर डीप में जाएंगे तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे टैक्स कंप्लाइंसेस। ठीक है, तो अगर हम देखें कि भारत में टैक्स कंप्लाइंसेस का पालन हम क्यों करते हैं या किस लिए किया जाता है और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो टैक्स कंप्लाइंसेस में मदद करती है सरकार की, तो हम ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है कि हमने पहले भी देखा कि टैक्स कंप्लाइंसेस का मतलब क्या है कि जो हमारे कानून हैं, कर के कानून है उनका पालन करना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि टैक्स कंप्लाइंसेस इन इंडिया या कर अनुपालन भारत में किस तरीके से किया जाता है। हम टैक्स कंप्लाइंसेस और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में अंतर देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो टैक्स कंप्लाइंसेस में मदद करती है और किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले टैक्स कंप्लाइंसेस का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि कर नियमों का पालन करना, कर नियमों का पालन करना, उसके बाद यहाँ पे व्यय, आय और व्यय की सही रिपोर्ट बनाना, उसके बाद जो अन्य हमारा वित्तीय विवरण है उनको पूरी तरीके से डिटेल्स में देखना, किससे, जितने भी संबंधित अधिकारी हैं वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि टैक्स कंप्लाइंसेस ज़रूरी क्यों है। जैसे कि मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था कि टैक्सेशन क्या है। टैक्सेशन हमने देखा है कि टैक्स जो लिया जाता है वो फिर हमारी भारत की डेवलपमेंट में, उसके विकास में यूज़ किया जाता है। तो टैक्स कंप्लाइंसेस का इसलिए ज़रूरी है कि अगर टैक्स कंप्लाइंसेस नहीं किया जाएगा, नहीं देखा जाएगा कि टैक्स किस तरीके से भर रहे हैं लोग, टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही है, तो हमारी भारत सरकार के पास पैसा प्रॉपर नहीं आएगा। और टैक्स कंप्लाइंसेस इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो भारत सरकार है उसको सरकारी सेवाओं के लिए धन की उपलब्धता हो, इसलिए टैक्स कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राष्ट्र निर्माण के लिए, आर्थिक विकास के लिए टैक्स कंप्लाइंसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अगर टैक्स कंप्लाइंसेस नहीं होगा तो 90% जो लोग हैं वो टैक्स नहीं भरेंगे। उसके बाद जो हमारे कानूनी कार्रवाई है और जो कर विवाद है, इन सबको कम करने के लिए टैक्स कंप्लाइंसेस ज़रूरी होता है। अब हम टैक्स कंप्लाइंसेस की बात करें, जैसे हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में देखा कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स का अलग और इनडायरेक्ट टैक्स का अलग। उसी तरीके से टैक्स कंप्लाइंसेस भी 2 तरीके से होता है, प्रत्यक्ष कर अनुपालन और अप्रत्यक्ष कर अनुपालन। अब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये हमारे डायरेक्ट टैक्स हो गए। इन टैक्स के अनुपालन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं जो इसमें मदद करते हैं। सबसे पहला है पैन कार्ड। पैन कार्ड हमें सबको पता है
क्या होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, या हम बोले स्थायी खाता संख्या। ये किसके दी जाती है? जो हमारा टैक्स पेयर होता है, जो इनकम टैक्स पे करता है, उसको हम देते हैं। ये इंडिविजुअल के लिए भी बनाया जाता है और बिजनेस के लिए भी बनाया जाता है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि टैक्स जब पैन कार्ड बनता है तो जितने भी उसके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं उसका रिकॉर्ड जो है पैन कार्ड के डिटेल्स में होता है, जिससे हमें पता होता है कि जो हमारा पेई है उसके पास कितनी इनकम आई है और उसने कितना टैक्स पे किया है अभी तक। उसके बाद हम देखेंगे ITR या इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे। ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना, हमने भारत सरकार ये कहती है कि अगर आप टैक्स के स्लैब में आते हैं या नहीं है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो टैक्स पे आप करो या ना करो, पर आपको ITR फाइल ज़रूर करना है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपने जो टैक्स भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है। दूसरा एक और चीज़ है कि ITR, अगर आप लगातार RTI भरते रहते हो तो आपको लोन लेने में, क्रेडिट कार्ड लेने में कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद हम देखें एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट। पहले हम एडवांस टैक्स की बात करें। भारत सरकार ने एक मिनिमम अमाउंट बोला है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम जो है या आपका टैक्स जो है इस अमाउंट से ज़्यादा आ रहा है तो आपको एडवांस में टैक्स भरना है, वो भी 4 किश्त में। ऐसा नहीं है कि पूरा ईयर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम एक साथ टैक्स भरेंगे। अगर आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको पूरे साल में 4 किश्त में कम से कम आपको टैक्स भरना है। इसका एक ये भी फ़ायदा है कि जब हमारा 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है और अगर आपने अभी तक कोई टैक्स नहीं भरा है तो वो एक जो टैक्स का अमाउंट बहुत बड़ा एक बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है टैक्स पेई पे, और वो एक साथ भरना कई बार मुश्किल होता है या फिर वो चालान से भरना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसलिए भारत सरकार कहती है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपका टैक्स जो है 10,000 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको वो एडवांस में भरना है, वो भी 4 किश्तों में भरना है। उसके बाद हम सेल्फ असेसमेंट की बात करें। सेल्फ असेसमेंट की बात मतलब स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन का मतलब है कि आप खुद ही अपना टैक्स का मूल्यांकन करेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है, आप किस स्लैब में आ रहे हैं, आपका इनकम टैक्स कितना कट चुका है और आपको कितना पे करना है। इस तरीके से एक पूरा फॉर्मेट दिया जाता है, उसमें आपको खुद ही स्वमूल्यांकन करके अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको जमा करना है। उसके बाद हम देखें TDS और TCS, यानी कि टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स एंड टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स। अब अगर हम TDS की बात करें तो आपको जहाँ पे इनकम हो रही है उसी सोर्स में आपका टैक्स और डिडक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अगर कोई सैलरी पर्सन है और आपको सैलरी मिल रही है, तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसमें ऑलरेडी आपको टैक्स कटने के बाद आपको सैलरी मिलेगी। ये होता है हमारा टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स। दूसरा एग्जांपल है कि अगर आपकी कोई FD है आपके बैंक में, उस पे जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है उस पे टैक्स जो है ऑलरेडी बैंक काटने के बाद वो आपको इंटरेस्ट देते हैं। ये होता है TDS। उसके बाद टैक्स ऑडिट और टैक्स प्राइसिंग कंप्लाइंसेस, यानी कि टैक्स के ऑडिट होते हैं। हमें पता है कि हमें जो आयकर विभाग है उसको पूरी छूट है कि वो किसी भी अकाउंट को ऑडिट कर सकती हैं, किसी भी अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। तो टैक्स ऑडिट जो है एक तरीके का हमारा एक टूल है जो हमें हेल्प करता है टैक्स कंप्लाइंसेस में। उसके बाद अगर हम इनकम टैक्स कंप्लाइंसेस की, इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लाइंसेस की बात करें, अभी हमने डायरेक्ट टैक्स कंप्लाइंसेस की बात की कि ये हमारे कौन कौन से एलिमेंट थे जो हमें हेल्प करते थे डायरेक्ट टैक्स कंप्लाइंसेस में। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लाइंसेस में कौन कौन से तत्व है या कौन कौन से एलिमेंट्स है जो हमें हेल्प करते हैं। सबसे पहला है GST रजिस्ट्रेशन। अगर आपका व्यापार है और आप गुड्स और सर्विस में डील कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप GST रजिस्ट्रेशन करवाएं, पर उसके लिए भी एक मिनिमम अमाउंट जो है गवर्नमेंट ने सेट किया है। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं और आपका 20 लाख का टर्नओवर हो रहा है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाएगा। अगर उससे कम है तो आप ना करवाएंगे तो भी चलेगा। दूसरा है हमारा अगर आप गुड्स में हैं, यानी कि आप ऐसी व्यापार में हैं जहाँ पे माल का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे आपको 40 लाख के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद GST रिटर्न जो है, अभी हमने देखा कि हमें वीकली और 3 मंथली भी GST के फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो GST रिटर्न के जो फॉर्म है, जो बिज़नेस है उसको हर मंथली 3 मंथली देना पड़ते हैं। इस तरीके से GSTR सेल्स जो है, एक GSTR 3 भी है जिसके अंदर पूरी समरी होती है, GSTR 9 है जिसमें पूरा एनुअल का रिकॉर्ड होता है। तो ये सारे फॉर्म भरना ज़रूर हो जाता है। उसके बाद है इनकम टैक्स इनपुट।
इनकम टैक्स इनपुट जो है, इसका मतलब ये है कि आपने जो जीएसटी पे की है उसको आप क्लेम करें। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बिज़नेस है, मान लीजिए हम मैकडॉनल्ड्स की बात कर रहे हैं। अगर मैकडॉनल्ड्स है और वो बर्गर अपना बेच रहा है और उस पे वो जीएसटी आपसे ले रहा है। अब मैकडॉनल्ड्स आपसे जीएसटी ले रहा है, मान 5% वो जीएसटी ले रहा है और वो वही 5% जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। पर उस बर्गर बनाने के लिए उसकी जो पूरा सेटअप हुआ है, उसकी जो भी मशीन्स आई हैं, उसकी जो भी ज़मीन लगी है या जो भी वो अपने रेंट पे उसने लिया है, उसमें जो भी रेंट दे रहा है, सब पे जितना भी जीएसटी दे रहा है, तो वो जीएसटी भी हो गया। तो ये जो बिज़नेस है उनको एक ये एडवांटेज रहता है भारत सरकार द्वारा कि आपने जो टैक्स पे कर दिया है जीएसटी, यानी कि मैकडॉनल्ड्स ने जो मशीन्स खरीदी हैं उस पे जो जीएसटी पे किया होगा, वो जीएसटी जो है वो यहाँ से अपना जो बिज़नेस की जीएसटी है उसमें से माइनस कर सकता है। मान लीजिए उसने 30 लाख रुपए की मशीनें खरीदी है और उसने 5 लाख रुपए जीएसटी में पे किए हैं और यहाँ पे उसको 10 लाख रुपए जीएसटी पे करना पड़ रहा है, तो 5 लाख रुपए वो माइनस कर देगा। इसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स क्रेडिट, यानी कि आप जो जीएसटी पहले से पे कर चुके हैं उसे आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आता है ई वे बिल्स। ई वे बिल्स का मतलब है कि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर, तो अगर उनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो आपको ई वे बिल बनाना कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने देखा, अब हम बात करते हैं कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या कंप्लाइंसेस में हमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला जो है कॉम्प्लेक्स है, ये जो हमारे टैक्स लॉज हैं या जो हमारी जो टैक्स की फॉर्म्स भरना होता है या हमें आईटीआर भरना है, जीएसटी रिटर्न भरना है, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आम आदमी जो है वो नहीं भर सकता है, जिससे थोड़ा सा नॉलेज हो वही भर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लोग कई बार इसी कारण फॉर्म नहीं भरते, आईटीआर नहीं भरते हैं, जीएसटी नंबर लेने में कतराते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। दूसरा हम देखें कि हाई टैक्स जो लिटिगेशन है, यानी कि अगर आपके ऊपर केस लग गया या आपने कर चोरी कर ली या और भी किसी तरीके की इलीगल चीज़ें हुई हैं, तो वो जो मुकदमेबाजी होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है, उच्च दर की होती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसके बाद हम देखें कि सबसे बड़ा जो चुनौती है हमारे इनकम टैक्स सिस्टम में कर चोरी का है, कि जो कर की चोरी होती है उसको रोकना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लोग जो है नकली बिल्स लगा के, फ्रॉड बिल्स लगा के अपना टैक्स जो एग्ज़म्प्ट करवा लेते हैं। कई लोग अपनी बहुत सारी इनकम जो है वो दिखाते नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा जो हमारा चैलेंज है, ब्लैक मनी का चैलेंज है, जो जिससे देश जो है बहुत सालों से जूझ रहा है और आज भी हमारे यहाँ पे काला धन या जो ब्लैक मनी है वो सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हम रिफॉर्म्स की बात करें कि हमारे यहाँ चैलेंजेस बहुत है, पर धीरे धीरे भारत सरकार जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके नई नई रिफॉर्म्स ला रही है, जिसके अंदर हमें बहुत सारी फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे पहले हम देखें फेसलेस टैक्स असेसमेंट है, कि हमारा जो टैक्स असेसमेंट है पूरा ऑनलाइन चलता है। यहाँ पे कहीं भी ह्यूमन जो इंटरवेंशन है वो बहुत ही कम हो गया है। तो इसमें आपको कहीं दफ्तर में नहीं जाना, आपको किसी से नहीं मिलना है, किसी को अपने कागज़ नहीं देना है, आप ऑनलाइन जाके सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा ईजी हुआ है टैक्स पेयर के लिए। आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। आपको रिटर्न फाइल करना है, आपको ऑनलाइन कर सकते हो। पहले ऐसा होता था सीए ढूंढो, सीए के पास जाना पड़ेगा, पर आजकल नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो इससे बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। आम आदमी भी धीरे धीरे इसकी तरफ जा रहा है। दूसरा हम देखें, विवाद से विश्वास योजना हमारा भारत सरकार लाई है, कि टैक्स जो है टैक्स को लेके अगर कोई विवाद हो रहा है, अगर टैक्स को लेके किसी भी तरीके की परेशानी हो रही है, तो ये योजना लाई है जिससे जो टैक्स पेयर है उसको एजुकेट करें। टैक्स को लेके जितने भी विवाद होते हैं उनको कम करते हुए हम आपस में सहयोग करते हुए चलें। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स में 15% तक छूट देना शुरू कर दी है, जिससे जो कॉर्पोरेट हैं वो भी इनकरेज हो रहे हैं टैक्स पे करने के लिए। और प्री फिल्ड आपको आईटीआर फॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप देखेंगे वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स ऑलरेडी, आप आपका पैन नंबर डाल लिए तो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो ये बहुत ईजी हो गया है। जब आप आईटीआर भरने जाते हैं तो आपको कहीं सीए की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके कर सकते हैं।
अब हम डिजिटलाइजेशन की बात करें तो ई फाइलिंग हो गया, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको किसी ऑफिस में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, आप घर बैठ के ई फाइलिंग कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल है जहाँ पे आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जीएसटी के फॉर्म भर सकते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पे नज़र रख सकते हैं। तो ये सारे जो डिजिटलाइजेशन जो नए नए रिफॉर्म्स आए हैं, इससे जो चैलेंजेस है वो कम हो रहे हैं, पर फिर भी अभी बहुत चैलेंजेस बाकी हैं। अब हम एक रीकैप देखें कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले टैक्सेशन पढ़ा था, टैक्सेशन कितने टाइप के होते हैं, हमारे भारत में कितने कितने टाइप के टैक्स लिए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कंप्लाइंसेस क्या होता है, सीबीडीटी क्या है, सीबीआईसी क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है, जीएसआई कैसे काम करता है। हमने ये देखा कि चैलेंजेस क्या क्या हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लाइंसेस में। हमने ये देखा कि हम इस चुनौतियों को लड़ते हुए किस तरीके से रिफॉर्म्स आए हैं और उन रिफॉर्म्स का किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है। अब हम क्विज़ देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पैन इन टैक्सेशन, यानी कि पैन का फुल फॉर्म क्या है। पहला हमारा ऑप्शन है परमानेंट अकाउंट नंबर, पब्लिक अकाउंटिंग नंबर, पर्सनल असेसमेंट नंबर और पेमेंट ऑडिट नंबर। तो हम सबको पता है कि इसका सही जवाब क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ई वे बिल अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी में ई वे बिल का क्या पर्पस है। तो पहला है कि जीएसटी के अंतर्गत सबसे पहला है कि इन्वॉइस को जनरेट करने के लिए, टैक्स इन्वॉइस को जनरेट करने के लिए। दूसरा है कि ट्रांसपोर्ट जो है हमारा गुड्स और सर्विस का जो 50,000 से ज़्यादा है उसको ट्रैक करने के लिए। टू रजिस्टर न्यू बिजनेस फॉर जीएसटी, मतलब जीएसटी में नए बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए और जीएसटी दाखिल करने के लिए। तो इसका सही जवाब है टू ट्रैक द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड वर्थ ₹50,000 मोर, यानी कि आपका 50,000 से ज़्यादा का सामान है जो आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ई वे बिल की ज़रूरत होती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अंडर विच कंडीशन इज एडवांस टैक्स पेमेंट मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल, यानी कि अग्रिम कर जो भुगतान है किस स्थिति में व्यक्तियों के लिए अनिवार्य हो जाता है। पहला है कि जब टैक्स लायबिलिटी हमारी 10,000 से ज़्यादा हो एक साल में। दूसरा कि हमारा जो एनुअल इनकम है 5 लाख से ज़्यादा हो। उसके बाद कि किसी हम निजी क्षेत्र की कंपनी में काम करते हो। चौथा ऑप्शन है कि जब करदाता ने पिछले साल का आरटीआई दाखिल किया हो। तो इसका सही जवाब हमें पता है कि जब हमारी टैक्स लायबिलिटी जो है 10,000 से ज़्यादा होती है साल भर में, तो हमें इनकम टैक्स एडवांस में पे करना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हमारा कर प्रशासन में हाल ही में कौन सा सुधार हुआ है जो हमारे करदाता और अधिकारियों के बीच में शारीरिक संपर्क जो है उसको समाप्त करता है, यानी कि हम ये बोलें कि फिजिकल जो इंटरेक्शन है उसको ख़त्म करता है। तो पहला हमारा ऑप्शन है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, दूसरा है फेसलेस असेसमेंट सिस्टम, इंक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट और रिमूवल ऑफ पैन रिक्वायरमेंट। तो हमें पता है कि जो हमारा फिजिकल इंटरेक्शन है वो एलिमिनेट क्या करता है, फेसलेस असेसमेंट सिस्टम जो है वो हमारा फिजिकल इंटरेक्शन को कम करता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि विच इज़ द पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल किया है यानी कि 31 जुलाई के बाद फाइल किया है इंडिविजुअल्स के लिए और 31 अक्टूबर के बाद फाइल किया है अगर हम बिजनेस की बात करें, तो आपको क्या जुर्माना लगेगा। तो पहला है 500 रुपये, दूसरा 1,000 रुपये, तीसरा 5,000 और चौथा है 10,000। तो इसका सही जवाब हमें पता है 5,000 रुपये। अगर आपने इनकम टैक्स जो है जो अंतिम तिथि है तब तक नहीं भरा तो आपको 5,000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। अब हम रेफरेंसेस देखें कि आप जो यहाँ पे हमने पढ़ा है वो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं और इसके बारे में और चीज़ें पढ़नी है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। पहला हमारा गवर्नमेंट सोर्सेस हैं, तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इनकम टैक्स की जो हमारी वेबसाइट है, सीबीडीटी की वेबसाइट है, सीबीआईसी की वेबसाइट है, जीएसटीएन की वेबसाइट्स हैं, आप इन पे जाके इनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। दूसरा अगर हम रूल्स और रेगुलेशन की बात करें तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है वो आप पढ़ सकते हैं, सेंट्रल गुड्स और सर्विस एक्ट 2017 है वो पढ़ सकते हैं, टीडीएस जो सोर्स के जो रूल्स हैं वो अवेलेबल हैं हमारे इनकम टैक्स एक्ट में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बुक्स और या एकेडमिक पब्लिकेशन की बात करें तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम है आर के जैन द्वारा, डायरेक्ट टैक्स एंड लॉ है डॉक्टर विनोद द्वारा और इनकम टैक्स है वी एस दाते द्वारा, वो आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल और जनरल जो है टाइम पे बहुत सारे आर्टिकल्स और जनरल मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में आ सकते हैं, तो आप इकोनॉमिक्स टाइम्स को देख सकते हैं, टैक्समैन ऑनलाइन जो है वहाँ देख सकते हैं, या हमारा आईसीआई जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं।
और रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है वो हर साल आता है, आप उसमें से देख सकते हैं, या हमारा जो यूनियन बजट है वो भी जो हर साल पब्लिश होता है आप उसमें से देख सकते हैं। ये सारे रेफरेंसेस आप ले सकते हैं, इनसे पढ़ के और आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं।